यूपी के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और यूपी के 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैक टू बैक 5 जिलों में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है और 5 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए यहां की जनता को साधने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर का उनका दौरा है। आज 11 बजे महाराजगंज में जनसभा करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे देवरिया में उनकी जनसभा होगी और दोपहर 2 बजे बलिया में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे सोनभद्र में आयोजित जनसभा में वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और 5:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद करेंगे। लाल दरवाजा चौक होते हुए चीतनाथ मोड़ तक उनका रोड शो भी आयोजित है। 5 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं आज गृह मंत्री अमित शाह। लगातार यूपी की तमाम सीटों को मथने का काम किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। ऐसे में कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संभाली और उनके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी प्रचार यूपी में जारी है। बैक टू बैक आज 5 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी जानकारी दी और आपको बता दें कि गाजीपुर सहित तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनता को साधने का प्रयास गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और बैक टू बैक 5 जिलों का दौरा। ये दिखाता है कि बीजेपी आगामी चरण के लिए कितना ज्यादा सक्रिय है और कितना ज्यादा तैयार है। बिल्कुल मनीषा, बात हम 7वें चरण की कर रहे हैं जहां पे 13 सीटों पे मतदान होना है। ये वो इलाके थे जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो यहाँ जातियों पे वोट पड़ते थे और उसमें ऐसा देखा जाता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहती थी। लेकिन पूरे सिनेरियो बदले और पीएम मोदी द्वारा जिस तरह से काम किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से काम किया गया, महाराजगंज की बात कर लें या गोरखपुर की बात कर लें, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, घोसी, मऊ, यहाँ पे जो भी छोटे छत्रप वाले नेता थे, जो रॉबिन हुड की छवि वाले थे, माफिया टाइप के थे, उनका सफाया किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में। जिस तरह से अपराधियों के एनकाउंटर हुए यहाँ पे एसटीएफ के माध्यम से और इसके साथ साथ विकास कार्यों के आधार पे जिस तरह से काम किए गए, भारतीय जनता पार्टी ने हर जातियों में अपनी पैठ बनाई। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय दल थे उनके साथ गठबंधन करके ओपी राजभर को, संजय निषाद को, अनुप्रिया पटेल को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा बनाया। उसके बाद पूरे मजबूती के साथ इन 7वें चरण में भी चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। आज के अमित शाह की बात कर लें तो महाराजगंज की हम बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, गाजीपुर, मऊ की बात कर लें, इससे भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को समझा जा सकता है और सक्रियता को समझा जा सकता है कि अगर 80 में 80 जीत के दावे के साथ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है तो उसके पीछे की मेहनत भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि हम किसी तरह इस लक्ष्य के आसपास रहें। गृह मंत्री अमित शाह का गाजीपुर में आज जो रोड शो होगा ये भी एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि पीएम मोदी का पहले से ही वहाँ पर रैली हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बार जा चुके हैं और बार बार अपने संबोधनों में कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, आपको तय करना है कि आप सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं या माफियाओं के छत्रछाया में जीवन जीना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मुख्तार अंसारी के गढ़ में भी जाकर गाजीपुर, घोसी, मऊ के चुनाव को भी जीतना चाहती है और ऐसा संदेश भी देना चाहती है कि जिस तरह सुरक्षा को लेकर हमने काम किए, महिला सुरक्षा को लेकर काम किए, जिस तरह से हमने माफियाओं का यहाँ से सफाया किया, जनता हमारे साथ है और हम ही दिल्ली के सिंहासन में बैठने के अधिकारी हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन ये सक्रियता दिखाती है गृह मंत्री अमित शाह की एक साथ 5-5 जिले में दौरा करना, रोड शो करना, कि बीजेपी अपने हर एक कैंडिडेट के साथ कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके लिए कितना पसीना बहा रही है। हालांकि गठबंधन के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए, लेकिन अमित शाह का आज का गाजीपुर का रोड शो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज ये एक ऐसा संदेश गाजीपुर और घोसी की जनता को जरूर जाएगा, मऊ की जनता को, कि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। और अमित शाह भी यही संदेश देने का प्रयास गाजीपुर की जनता से करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
बिल्कुल राघवेंद्र, तो जैसा कि आखिरी चरण में अब 13 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में आपने गाजीपुर सीट का जिक्र किया और आपने भी बताया कि अफजाल अंसारी वहां से चुनावी मैदान में है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां पर कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट बैंक भी क्या किसी तरह का काम करेगा अफजाल अंसारी के पक्ष में? बेशक मनीषा, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के रॉबिन हुड के जो नेता होते हैं, दबंग टाइप के जो नेता होते हैं, वो गरीबों के लिए भी बहुत काम करते हैं और उसमें हर वर्ग के लोगों की एक सिंपैथी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो बहुत ही अंधभक्ति टाइप के हो जाते हैं कि वो अपने रॉबिन हुड नेता के प्रति बहुत झुके रहते हैं और खास करके दबंग जो नेता होता है उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुख्तार अंसारी का उस क्षेत्र में दबदबा रहा है और उन्होंने अपने लोग बनाए थे और गरीबों के लिए भी काम किए थे। उनके जनाजे में भी हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को लेकर जो भावनाएं हैं, जो सिंपैथी है, वो देखने को मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह यही प्रयास करे कि उस सिंपैथी पे भारी माफियाओं पे जिस तरह से एक्शन हुआ है वो दिखे और अपराध मुक्त प्रदेश जिस तरह से बनाया गया है, पूर्वांचल को जिस तरह विकास की एक नई धारा में लाया गया है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया था कि पूर्वांचल में तो विकास कार्य नहीं होते थे। दिल्ली एनसीआर का जो नोएडा की बात कर लें या पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं वहाँ तो विकास कार्य ज़्यादा होते थे। नोएडा का विकास हो गया लेकिन गीडा का नहीं हो पाया था और पूर्वांचल के ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर थे। लेकिन 2014 के बाद से हर सेक्टर में जिस तरह से विकास किए गए, भारतीय जनता पार्टी उसी दम पे चुनाव लड़ रही है और वो ये चाहती भी है कि माफियाओं पे जो काम हुए हैं वो प्रबलता से दिखाई दें और सिंपैथी की भावनाओं पे जो वोट जाने हैं अफजाल अंसारी को, उस पर भारी हमारा जो लाभार्थियों का वोट बैंक है और जो माफियाओं पे हमने खत सफाया किया है वो ज़्यादा भारी दिखे। देखना होगा आखिर बाजी कौन मारता है, लेकिन गाजीपुर, मऊ, घोसी इन तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर महाराजगंज सीट की बात की जाए राघवेंद्र, तो महाराजगंज में पंकज चौधरी को ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारकर उन पर भरोसा जताया गया है, तो क्या उनकी चौधराहट महाराजगंज में कायम देख पा रहे हैं? हैट्रिक लगाने की आसान राह देख पा रहे हैं? बेशक मनीषा, पंकज चौधरी महाराजगंज का जाना माना चेहरा है और वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज कर रहे हैं और महाराजगंज की जनता की निगाहों में वो बसे हुए हैं और ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी इस बार भी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी उस मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और पंकज चौधरी वो नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो है ही है, लेकिन महाराजगंज के लिए पंकज चौधरी अपने आप में ही एक चेहरा है और इस बार काफ़ी मजबूती से वो लड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पिछली बार भी जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था ठीक उसी अंदाज में इस बार भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महाराजगंज की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, सलेमपुर की बात कर लें, सलेमपुर लोकसभा ऐसा था कि प्राय यहाँ देखा जाता था कि पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा थी। पहले अन्य पार्टियों को जीत मिल भी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से रविंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाई है वो भी जीत के कगार की तरफ है। पिछली बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो महाराजगंज में पंकज चौधरी भी एक नाम है और योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा आई है और पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है, जो आम मतदाताओं के मन में है कि हमें पीएम चुनना है, तो पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी पहली पसंद जिस तरह मतदाताओं के, उसको देखते हुए भी कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की इन 13 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से लड़ते हुए एक बड़ी विजय हासिल कर सकती है। राघवेंद्र, सोनभद्र के भी दौरे पर रहने वाले हैं आज गृह मंत्री अमित शाह और लगातार यहाँ की जनता को भी साधने का प्रयास अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के सियासी गणित को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? राघवेंद्र, एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो राघवेंद्र के साथ संपर्क को दोबारा से दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में लगातार चर्चा चल रही है अलग अलग सीटों की कि आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज 11 बजे महाराजगंज में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे देवरिया में उनकी जनसभा होगी और दोपहर 2 बजे बलिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हुए राघवेंद्र प्रताप का, तो राघवेंद्र, अभी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मिल रही है।
बिल्कुल। राघवेंद्र, सोनभद्र की बात की जा रही थी कि यहां पर भी आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां की जनता पर किस तरह के चुनावी मुद्दे हावी होते हुए और यहां का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ? मनीषा, अगर चुनावी समीकरण की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर लें, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को बताती है कि हम ये गरीबों की योजनाओं को ला करके हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं और देश की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, देश की अच्छी विदेश नीति देना चाहते हैं, एक सशक्त राष्ट्र देना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए लगता है। और आरक्षण की जो बात चल रही है, इस बार के चुनाव में आरक्षण भी एक बेहद मुद्दा हो गया है कि क्योंकि सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो देखना होगा कि आखिर जनता को क्या समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात कर लें तो जिस तरह से 10 साल में मोदी की गारंटी के रूप में गरीबों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से बताना भी चाहते हैं कि हमने आपके लिए ये काम किए हैं और आगे आएंगे तो फिर ऐसा ही काम करेंगे। देखना होगा कि आखिर जनता को क्या कौन से मुद्दे समझ में आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे विकास कार्यों की कार्य न किए गए हों, चाहे वो सड़कों की बात कर लें, हॉस्पिटल की बात कर लें या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, खेल मैदान की बात कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है और उन्हीं मुद्दों को जहां भी जा रही है भुनाने का प्रयास भी कर रही है। ठीक है राघवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।